नमस्कार भाई लोग, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। देखिए हम करंट अफेयर सीरीज कर रहे थे। इसमें से जनवरी, फरवरी और मार्च का हो गया है ना, पूरा पूरा। और आज करेंगे अप्रैल के करंट अफेयर्स की बात, है ना। देखिए जितना भी करंट अफेयर हम करवा रहे हैं, अगर उतना आप याद रखते हैं अच्छे से, तो एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए करंट अफेयर से। इसलिए इतना कन्फर्म बोल रहे हैं, हम इतना दावे के साथ बोल रहे हैं कि ये जितना भी क्वेश्चन हम लिखे हैं सब लिखे हैं प्रतियोगिता दर्पण से, जो मासिक पत्रिका आती है पीडी, इसको बोलते हैं प्रतियोगिता दर्पण, उससे। और आपको पता होगा कि वो जो है बढ़िया बढ़िया एग्जाम के लिए तैयारी करवाता है ना, उसके लिए वो बुक है। तो इससे फालतू नहीं आना चाहिए आपके एग्जाम में, है ना। हो सकता है कहीं पे छुपा छुपाई का रह जाए जो नहीं लिखा सकता है, लेकिन हम कोशिश किए हैं कि जितना भी पीडी में है उसका पूरा का पूरा कवर करने की कोशिश किए हैं, ए टू जेड, शुरू से लेकर के अंत तक, ठीक ना। तो अच्छा, अब मेरे पास जो है ना व्यवस्था हो गया है डिजिटल बोर्ड का भी। तो अब कोशिश करेंगे कि आपको वैकल्पिक तरीके से, मतलब कि विकल्प देके क्वेश्चन को, है ना, आपको करंट अफेयर करवाएं। बड़ा मज़ा आएगा, ठीक ना। आप कोशिश कर रहे हैं थोड़ा सा पीपीटी बनाने के लिए, पीपीटी बनेगा, उसके बाद आपके सामने लाइव आएंगे और बड़ा मज़ा आएगा। तो फिलहाल तो देखिए, लेकिन जो मेन जो बुक है ना, मेन जो पढ़ने का मकसद है, मेन जो पढ़ाई जो होता है ना, वो थ्योरी होता है। वो तो विकल्प वाला क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा, ठीक ना। लेकिन जो मेन स्टडी का होना चाहिए ना, वो होना चाहिए आपका थ्योरी। जैसे जो पढ़ रहे हैं, जिसमें जिसमें हम ये पढ़ा रहे हैं, ये अगर आधे, तो आपको किसी भी तरह का कहीं पे दिक्कत नहीं होगा, थ्योरी रहे, प्रैक्टिकल रहे, कुछ भी रहे। तो आप मेन इसी को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए ज़्यादा बकवास करेंगे नहीं, आपको अच्छा नहीं लगेगा। आते हैं क्वेश्चन पे। अप्रैल मंथ का ये क्वेश्चन रहेगा, है ना। देखिए नंबर फर्स्ट में है, दिल्ली के मुख्यमंत्री से संबंधित क्वेश्चन है ना। तो बहुत फेमस हुआ है, दिल्ली में मुख्यमंत्री जो बनी है अभी, बनी है रेखा गुप्ता। ध्यान रखेंगे, रेखा गुप्ता बनी है दिल्ली के मुख्यमंत्री। और ये जो मुख्यमंत्री बनी है, ये बनी है किस पार्टी से? बीजेपी पार्टी से। याद रखिएगा, अभी जो चुनाव हुआ है दिल्ली में, विधानसभा चुनाव हुआ है, उसमें बीजेपी कुल मिलाकर के 48 सीट जीती है। और आप जो वहाँ आपका सरकार था, आम आदमी पार्टी का, वो जीता है 22 सीट, है ना। तो दिल्ली का वहाँ पे सरकार बना, मुख्यमंत्री बनी है कौन? रेखा गुप्ता। याद रखेंगे, दिल्ली के मुख्यमंत्री बनी है जो रेखा गुप्ता, वो दिल्ली के चौथे महिला मुख्यमंत्री हैं, चौथे महिला मुख्यमंत्री, है ना। देखिए सबका हम नाम भी लिख दिए हैं कि दिल्ली में अभी तक कौन कौन महिला मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। देखिए फर्स्ट में है सुषमा स्वराज बनी है, उसके बाद बनी है शीला दीक्षित, उसके बाद बनी है अभी जो आप जो चल गया था जेल में केजरीवाल जी, उसके बाद बने थे आतिशी मारलेना, आतिशी आतिशी नाम उनका उनको बोलता था। और अभी जो बनी है बीजेपी की, वो बनी है कौन? रेखा गुप्ता। तो सबका नाम थोड़ा सा याद रख लेंगे, बढ़िया बढ़िया ये सब, है ना, आदमी है ना, लेडी है रेखा गुप्ता। अच्छा, इनका सीट भी याद रखिएगा, 22 को जीता था आप और 48 से जीता था बीजेपी। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो है मणिपुर से संबंधित क्वेश्चन, है ना। तो देखिए ये सब मुझे याद रखना है, ये सब रट्टा नहीं मारना है, न कि विकल्प में रट्टा मार लिए, वैसे करके जब बहुत दिन तक आप नहीं रह पाएंगे इस कंपटीशन की दुनिया में, ठीक ना। देखिए मणिपुर में आपको पता है कि मणिपुर में बहुत सारा विवाद चल रहा है। वहाँ पे 2 जनजाति है ना, जिसका नाम था क्या? मैतेई और कुकी। मैतेई और कुकी जो आदिवासी जनजाति वहाँ पे है, उस दोनों में आरक्षण के वजह से कुछ जो है ना आपस में विवाद चल रहा है ना। और वो विवाद इतना बढ़ गया है कि आप सुने होंगे कहीं पे एक महिला को जो है पूरा नंगा करके घुमा दिया था। ये बहुत मतलब शर्मनाक बात है, और वहाँ पे बहुत सही कुछ नहीं चल रहा है राजनीतिक दृष्टि से। तो मणिपुर में जो है ना राजनीतिक मतलब व्यवस्था सही नहीं चल रहा है। इसी को लेकर के जो है ना 9 फरवरी को वहाँ के जो सीएम थे, मतलब चीफ मिनिस्टर थे, एन बीरेन सिंह, वो जो है ना इस्तीफा दे दिए हैं। ध्यान रखेंगे, वहाँ के सीएम कौन थे? मतलब कि मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, है ना। वो इस्तीफा दे दिए हैं कब? 9 फरवरी को। और वो इस्तीफा दिए हैं, उसके बाद 13 फरवरी को जो है ना वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लग गया है। तो ध्यान रखेंगे, मणिपुर में जो है ना 13 फरवरी को लग गया है क्या? राष्ट्रपति शासन, है ना। थोड़ा सा अगर इसके बारे में हम और बात करें मणिपुर के बारे में, तो ध्यान रखेंगे मणिपुर में जो अगला विधानसभा चुनाव होने वाला है वो हुआ 2026 में,
26 में। तो अभी लगभग लगभग 2 साल का समय है ना। तो अब देखिए क्या होता है, राष्ट्रपति शासन रहेगा उस, या चुनाव करवा देगा पहले ही, या फिर से बीरेंद्र सिंह या कोई और सीएम बनेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ध्यान रखेंगे मणिपुर में 13 फरवरी से राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में है वी सॉर्डस। वी सॉर्डस है ना, वी सॉर्डस को फुल फॉर्म कहते हैं वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। अगर एक दो बार पढ़ेंगे ना आप तो बहुत इजी लगेगा, जैसे हमको याद हो गया है ना, तो आपको भी याद हो जाएगा, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है ना। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। देखिए वी डॉस मतलब कि वेरी शॉर्ट रेंज डिफेंस एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो बनाया है कौन, तो बनाया है डीआरडीओ, है ना। आपको पता होगा कि भारत में डीआरडीओ संस्थान जो है ना, जो 1958 में इसका स्थापना हुआ था। ये लड़ाकू विमान वगैरह हो गया, लड़ाकू जेट वगैरह हो गया, ये सब बनाता है ना। तो ये बनाया है भी सॉर्डस कौन बनाया है, डीआरडीओ बनाया है। और इसका परीक्षण किया है कहाँ पे, 1 फरवरी को किया है चांदीपुर उड़ीसा में। ध्यान रखेंगे। अच्छा एक बात यहाँ था रखना, डीआरडीओ जितना भी अपना परीक्षण कर, जितना भी चीज़ बनाता है उसका परीक्षण करता है, वो सब करता है चांदीपुर में, उड़ीसा के चांदीपुर इसका परीक्षण रेंज है ना। और यही रहेगा इसरो। इसरो जितना भी चीज़ बनाता है मतलब कि अथी से संबंधित, अंतरिक्ष संबंधित, है ना, वो बनाता है, उसका परीक्षण करता है अपना आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा उसका क्षेत्र है ना। तो वहाँ से करता है वो, ध्यान रखेंगे। और यहाँ से देखिए एक क्वेश्चन बनेगा कि भी सॉर्डस जो है ना कैसा सिस्टम है, ये मतलब किस तरह का है। तो ये जो है ना मैन पैड्स है, मैन पैड्स इसको बोलिएगा, है ना। मैन पैड्स का मतलब होता है मैन पोर्टेबल, मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, है ना। मतलब कि मैन पोर्टेबल है, मतलब मैन इसको ले जा सकता है कहीं पे और उसका यूज कर सकता है, आदमी आराम से ले जा सकता है ना। तो ऐसा ये सिस्टम है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखो, पॉइंट नंबर 4 में है कि थल सेना के पूर्वी कमान। देखिए आपको पता होगा थल सेना के पूर्वी कमान है कलकत्ता में, है ना, और उसका नाम है फोर्ट विलियम। तो थल सेना का पूर्वी कमान कहाँ पे है, कलकत्ता में। इसका नाम है क्या, फोर्ट विलियम। लेकिन अभी हाल ही में जो है ना इसका नाम बदल दिया गया है, फोर्ट विलियम का नाम बदल के कर दिया गया है विजय दुर्ग। तो ध्यान रखेंगे फोर्ट विलियम का नाम हो गया है अब क्या, विजय दुर्ग नाम हो गया है, विजय दुर्ग। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 5 में, अच्छा ये बढ़िया क्वेश्चन है, आजकल नाम बदलने का थोड़ा प्रचलन बहुत चला हुआ है, तो ध्यान रखेंगे, है ना, इस लिहाज से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में है नागरिक संहिता समान, जिसको यूसीसी बोलते हैं, है ना। ये पहली बार लागू हो गया है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में ये लागू हो गया है नागरिक समान संहिता, ध्यान रखेंगे यूसीसी। और ध्यान रखना है, बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से बनता है ये कि इसका जो है ना मसौदा कौन बनाया है, यूसीसी का उत्तराखंड में मसौदा बनाया है कौन, ये बनाया है जस्टिस रंजना देसाई, जस्टिस रंजना देसाई। और ये भी ध्यान रखना है कि गुजरात में भी यूसीसी लागू होने के लिए तैयार है सरकार, और मसौदा बनाने के लिए इसी को बुलाया गया है, जस्टिस रंजना देसाई को ही, है ना। जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में ही गुजरात में भी बनेगा क्या, यूसीसी का बनेगा ये मसौदा। तो ये सब याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए है कि भारत में अब तक जो है ना रामसर स्थल की संख्या हो गया है 89, 79 गो हो गया है रामसर स्थल भारत में, है ना। और 4 गो जो है नया जुड़ा है, 4 गो नया पहचान किया गया है रामसर स्थल का, है ना। ये कौन कौन किया गया है, ध्यान रखेंगे। सक्काराई कोट्टई पक्षी अभयारण्य जो तमिलनाडु में है, ध्यान रखेंगे, ऐसे भी पूछ देगा सही सीधे सीधे कि सक्काराई कोट्टई पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है, तो तमिलनाडु में है। और इसको रामसर स्थल में सूचित किया गया है, सूचीबद्ध किया गया है। एक देखो और है थेरथंगल पक्षी अभयारण्य, ये भी तमिलनाडु में ही है। थेरथंगल पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है, तमिलनाडु में। उसी प्रकार से एक और है खेचे उपलरी, खेचे उपलरी ये है कहाँ पे, सिक्किम में है, ये भी रामसर स्थल है। एक और है उधवा झील, उधवा झील आपको पड़ता है झारखंड में, ये भी नया रामसर साइट्स है ना। तो ध्यान रखेंगे चारों के नाम कहाँ कहाँ पे है अच्छे से। सक्काराई कोट्टई पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में, थेरथंगल पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में, खेचे उपलरी सिक्किम में, उधवा झील झारखंड में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में है ना कि एआई शिखर सम्मेलन, एआई को क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो शिखर सम्मेलन हुआ है ना, वो हुआ है कहाँ पे, पेरिस में, फ्रांस में हुआ है, ध्यान रखेंगे। और इसमें शिरकत किए थे, मतलब भाग लिए थे मोदी जी।
तो अच्छे से रखेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? पेरिस में, फ्रांस में मोदी जी गए थे, है ना। और देखिए जहाँ पे मोदी जी गए थे ना, पेरिस फ्रांस जिस समय गए थे, तो पेरिस फ्रांस के बाद जो है उसके बाद जस्ट बाद गए थे अमेरिका भी, है ना। तो जब अमेरिका गए ना तो वहाँ पे दो नाम दिया गया, एक नाम दिया गया मीगा और एक नाम दिया गया मागा। तो मीगा का मतलब होता है मेक इंडिया ग्रेट अगेन, और मागा होता है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, है ना। आपको पता होगा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका के, वहाँ जब चुनाव लड़ रहे थे, मतलब कि चुनाव जीतने से पहले अपना भाषण दे रहे थे, तो पहले ही बोल रहे थे कि अमेरिका को जो है ना फिर से बनाना है ग्रेट, वही लिखा था, वही यहाँ नारा दिया गया, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। क्वेश्चन नंबर 9 में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, है ना, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत का स्थान कैमा है? 96वां है, 96वां, 96, है ना। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत का स्थान कैमा? 96वां है, 96 है। और ध्यान रखेंगे टॉप जो देश है वो कौन है? डेनमार्क। मतलब ये कि डेनमार्क में भ्रष्टाचार कम होता है, भारत में थोड़ा अधिक बढ़ गया है ना। और ये जारी कौन करता है? ये भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, है ना। इसको अंग्रेजी में लिखा रहेगा करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, ध्यान रखेंगे करप्शन परसेप्शन इंडेक्स लिखा रहेगा। जारी करता है कौन? जर्मनी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, एक संस्था है जर्मनी के, वही जारी करता है ना। ध्यान रखेंगे ये भी पूछ लेता है कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स कौन जारी करता है ना। तो ध्यान रखना जर्मनी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करता है। भारत का स्थान रैंक कितना है? 96, 96। क्वेश्चन नंबर 10 में है यूएन बजट 2025 के लिए भारत का योगदान कितना है? देखिए जिस तरह से हर देश में, हर राज्य में, मतलब कि हर क्षेत्र में बजट प्रस्तुत किया जाता है ना हर साल, उसी प्रकार से यूएन जो संस्था है ना, उसमें भी हर साल बजट प्रस्तुत किया जाता है, बजट पेश किया जाता है, ठीक है, कि किस क्षेत्र में कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, कहाँ से कितना लेना है, देना है। तो इसी में जो है ना हर देश अपना जो उसका सदस्य है यूएन का देता है, वहाँ पे पैसा जमा करता है। तो इसी में जो है यूएन जो बजट पेश कर रहा था 2025 के लिए, तो उसमें भारत दिया है कितना? भारत दिया है 3.764 करोड़ रुपया दिया है। और ये जितना समय दिया गया था ना यूएन की तरफ से कि इतना समय तक दे देना है पैसा, तो समय सीमा के अंदर ही दे दिया है भारत, है ना। 3.764 करोड़, याद रखिएगा 3.764 करोड़ रुपया दिया है भारत। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि कतर के अमीर, देखो तो आप लोग कभी इतिहास पढ़े होंगे, है ना, जैसे बलबन का कार्यकाल पढ़े होंगे इल्तुतमिश का कार्यकाल, है ना। तो उस समय जो है ना जो सबसे प्रतिष्ठित आदमी होता था एक राज्य का या क्षेत्र का, उसको बोला था अमीर, बोलते थे अमीर, है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ कतर जो है ना देश, कतर में जो अभी अमीर बने हैं, है ना, वो है कौन? शेख तमीम बिन हमद अल थानी, शेख तमीम बिन हमद अल थानी ये बने हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 12 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंद महासागर सम्मेलन ये कहाँ हुआ है? ये हुआ है ओमान के मस्कट में। बढ़िया क्वेश्चन है, याद रखेंगे। हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ है? ओमान के मस्कट में हुआ है, मस्कट में, है ना, ओमान के मस्कट में हिंद महासागर सम्मेलन। और देखिए इसका थीम क्या था? हिंद महासागर जो सम्मेलन हुआ है उसका थीम क्या था? उसका थीम था समुद्री साझेदारी के नए क्षितिज की यात्राएं, है ना, समुद्री साझेदारी के नए क्षितिज की यात्राएं इसका थीम था। और अब जो है ना बहुत बढ़िया क्वेश्चन है इकोनॉमी की दृष्टि से, रेपो दर जो है ना आरबीआई रेपो दर को घटा दिया है और कर दिया है 6.25। पहले था 6.5, मतलब 5.5 था, 5.5%, लेकिन घटा के कर दिया है कितना अब? 6.25%। और अगले महीना में आप पढ़ेंगे ना, हम तो पढ़े हुए हैं, आप बता देते हैं कि अगले महीना में इसका रेट और घट गया है, मतलब कि 6 हो गया है, रेपो दर 6 हो गया, 6% हो गया है ना। देखिए रेपो दर जब घटता है ना तो मार्केट में तरलता की मात्रा बढ़ती है, डिमांड बढ़ता है, मार्केट में पैसे अधिक होते हैं, है ना, इस तरह से सब कुछ बढ़ जाता है ना। होम लोन के रेट जो है घट जाएगा, होम लोन अधिक लोग ले पाएगा, तो इस तरह से होता है ना। ये होता है रेपो रेट। अच्छा रेपो रेट पता है क्या होता है? रेपो रेट उसको कहते हैं जिस रेट पर, जिस दर पर आरबीआई व्यावसायिक बैंकों को पैसा देती है, धन देती है, उसको कहते हैं रेपो रेट, रेपो दर, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में है कि आयकर अधिनियम अच्छा देखिए बढ़िया क्वेश्चन है। आजकल जो है ना यही सब क्वेश्चन पूछता है ज़्यादातर, है ना, ये सब। अच्छा देखो, बाकी जब किसका सिलेक्शन हुआ, किसका कौन नियुक्ति हुआ, नया नया, ये सब अगर कोई पूछे बता बता भी देता है, लेकिन ये सब जब पूछेगा ना तो फंसता है अधिकतर लोग। तो ये सब आपको याद रखना है। यहाँ पे आयकर अधिनियम 1961 के अधिनियम में जो है संशोधन हुआ है। तो यहाँ सवाल पूछता है इस तरह से कि आयकर अधिनियम के किस अधिनियम में संशोधन हुआ है ना। तो ध्यान रखिएगा, 1961 के अधिनियम में संशोधन किया गया है। आयकर अधिनियम के किस अधिनियम में? 1961 के अधिनियम में संशोधन किया गया है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 14, मतलब कि 14 तक। और अब आइए इधर 15 नंबर क्वेश्चन में, है ना। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि अमेरिका हटा। देखिए अमेरिका जो है ना 2-3 गो संस्थान से हट गया है, संस्था से हट गया है ना। वो अमेरिका जब वहाँ पे राष्ट्रपति बना, डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति बना तो बोला कि इस सबसे हमको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, मेरा पैसा इसमें बेकार इन्वेस्ट हो रहा है, जो हम इससे हटने की घोषणा करते हैं। तो अमेरिका किस किस संस्थान से हट गया है? यहाँ पे देखो सबका एक ही जगह लिख दिए हैं, पेरिस जलवायु सम्मेलन से हट गया है। ये पेरिस जलवायु समझौता जो हुआ था ना, है ना, उससे अमेरिका हट गया है। WHO जिसमें अमेरिका बहुत पैसा देता था, विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसको बोलते हैं, उससे हट गया है। और मानवाधिकार परिषद से भी हट गया है ना। तो ध्यान रखेंगे ये तीनों संस्थान से अमेरिका अपने आप को हटा लिया है ना। कौन कौन? पेरिस जलवायु समझौता, WHO और मानवाधिकार परिषद। एक क्वेश्चन देखिए 16 नंबर में है, सरकारी स्तर पर पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच जो है पहली बार व्यापार शुरू हुआ है। देखिए सरकारी स्तर पर पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच जो है ना पहली बार अभी तक व्यापार शुरू हुआ है ना। व्यापार हो रहा था लेकिन ऐसे ही छुप छुप के इधर उधर माने हल्का फल्का, उतना नहीं। सरकारी स्तर पर जो होता है उससे नहीं हो रहा था, है ना। तो ध्यान रखेंगे 1971 ईस्वी के बाद पहली बार जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच व्यापार शुरू हुआ है सरकारी स्तर पर। और क्वेश्चन नंबर 17 में है, बढ़िया क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा इसको। राष्ट्रीय जलमार्ग 2, है ना, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो है ना कहाँ पे है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है, असम में, है ना। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 पर जो है ना बना है एक टर्मिनल जिसका नाम है जोगी घोप्पा टर्मिनल। जोगी घोप्पा टर्मिनल जो है ना बना है कहाँ पे? असम में। और इसका उद्घाटन किए हैं कौन? सर्बानंद सोनोवाल। ध्यान रखेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर जो ब्रह्मपुत्र नदी पर है जोगी घोप्पा टर्मिनल बना है। इसका उद्घाटन किया है कौन? सर्बानंद सोनोवाल, है ना। और ये कहाँ पे है? तो असम के बोंगई गांव के जोगीघोप्पा शहर में है ना। असम के बोंगई गांव के जोगीघोप्पा शहर में। मेरा रखिए वही जोगीघोप्पा रखना है। उद्घाटन कौन किया है? तो सर्बानंद सोनोवाल, है ना। ये कहाँ पे है? राष्ट्रीय जलमार्ग 2 पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। हाल इसका जो है ना शिलान्यास की बात करते हैं तो 2021 में ही शिलान्यास कर दिए थे मोदी जी, मतलब कि वहाँ शुरू करवाए थे मोदी जी, है ना। तो हो सकता है कि पूछ दे, है ना, आजकल ये सब पूछता ही है। क्वेश्चन नंबर 18 में है कि राज्यों के राजकोषीय वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक जारी करता है कौन? नीति आयोग। ये देखिए हर साल जो है ना किस राज्य में कितना पैसा है, किस राज्य में कितना फिस्कल है ना, इस सब को लेकर के डाटा जो जारी करता है कौन? नीति आयोग। तो ध्यान रखेंगे राजकोषीय वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक, राजकोषीय वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक उसको अंग्रेजी में कहते हैं फिस्कल हेल्थ इंडेक्स, है ना। फिस्कल हेल्थ इंडेक्स ऑफ स्टेट्स, या बोल सकते हैं फिस्कल हेल्थ इंडेक्स ऑफ इंडियन स्टेट्स, जारी किया है कौन? नीति आयोग जारी करता है। नीति आयोग, नीति आयोग जारी करता है ये, है ना, हमेशा हर साल। और इसमें फर्स्ट रैंक जो मिला है, फर्स्ट स्थान जो मिला है वो मिला है किसको? उड़ीसा को, उड़ीसा राज्य को मिला है। सेकेंड स्थान मिला है छत्तीसगढ़ को, थर्ड में मिला है गोवा को। तो ध्यान रखने के कम से कम 3 को लिख दिए हैं, तीनों याद रखिएगा, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और गोवा, है ना। और सबसे अंतिम स्थान मिला है पंजाब को, है ना। मतलब कि फिस्कल हेल्थ इंडेक्स में सबसे अंतिम स्थान किसको मिला है? पंजाब को मिला है, पंजाब को, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 19 में है, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये सब पूछता है। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक जो है ना उसका निदेशक मंडल भंग हो गया है, भंग कर दिया गया है ना। और किसी भी बैंक का निदेशक मंडल भंग करता है कौन? RBI। ये अधिकार सिर्फ RBI के पास है कि किसी भी बैंक का निदेशक मंडल भंग कौन करेगा? तो RBI करता है ना। और ये कब तक किया गया है? 6 माह तक किया गया है ना। इसमें बताया गया था ना कि इस बैंक में जो है ना वित्तीय घोटाला हुआ है ना। तो वित्तीय
वित्तीय घोटाला हुआ है, तो इस कारण से जो है इस बैंक को भंग कर दिया गया है इस निदेशक मंडल को 6 महीना के लिए। और देखिए यहीं पे क्वेश्चन और बनता है कि यदि कोई बैंक डूब जाए, है ना, किसी कारण से, है ना, तो जो है ना जितना भी उसमें खाता धारक है, मतलब जो लोग उसमें पैसा जमा करते हैं, उसमें अधिकतम उसको 5 लाख ही मिलेगा। मतलब कितना पैसा जमा किया हुआ है, अधिकतम 5 लाख ही मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, है ना। तो ध्यान रखना ये सब बात आने बढ़िया उस क्वेश्चन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 में है 24 फरवरी 2025 तक पीएम किसान सम्मान निधि के देखो 19वीं किस्त जो है जारी कर दिया गया है। कब तक? 24 फरवरी 2025 तक जो पीएम किसान सम्मान निधि मिलता है ना हर किसान को, उसका 19वीं किस्त जारी कर दिया गया है, जो साल भर में मिलता है 6,000, है ना, 2,000 करके मिलता है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हो गया आपका आगे 22। IMEC देखो एक अभी इसका चर्चा बहुत है हाल में, है ना। IMEC इसको बोलते हैं इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। देखिए इंडिया का जो है ना मिडिल ईस्ट, है ना, और यूरोप से जो है ना कुछ मतलब रास्ते बनाना चाह रहा है, उसी का नाम दिया गया है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। तो इसका फुल फॉर्म रखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 23 में है कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जिसको बोलते हैं NHAI, NHAI, NHAI के अध्यक्ष जो बने हैं ना, वो बने हैं कौन? संतोष यादव। हालांकि बात करें तो संतोष यादव जो है ना, ये अभी नया नहीं बना है, हालांकि इसके कार्यकाल में 2 वर्ष का वृद्धि हुआ है, पहले से बनल था, है ना। तो संतोष यादव जो है ना बने हैं NHAI के अध्यक्ष, है ना। बने नहीं है, इनके कार्यकाल में 2 वर्ष के वृद्धि हुआ है। ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे है 24 में कि नीति आयोग के CEO, देखिए नीति आयोग के जो CEO है ना, वो है BVR सुब्रमण्यम, है ना। और इनका भी कार्यकाल में वृद्धि हुआ 1 वर्ष का वृद्धि हुआ है। देखिए ये सब पहले हम नहीं लिखते थे कि कितना वृद्धि हुआ, सीधे बोलते थे कि नीति आयोग के अध्यक्ष है वर्तमान में कौन है? BVR सुब्रमण्यम। लेकिन SSC में एक बार ये क्वेश्चन पूछ दिया गया था कि जैसे ऐसे का क्वेश्चन था कि इसके कार्यकाल में कितने वर्ष की वृद्धि हुई है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा हुआ था। उस दिन के बाद जो है वहाँ फिर लिखने लगे सबके कि कितना वर्ष की वृद्धि हुआ है, कौन है। तो हो सकता है वहाँ पे पूछा था, तो किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है उसके बाद, है ना। तो ध्यान रखेंगे, है ना। पहले क्या बोल रहे थे? NHAI के अध्यक्ष जो संतोष यादव है उसके कार्यकाल में 2 वर्ष की वृद्धि, और नीति आयोग के जो CEO है BVR सुब्रमण्यम उसके कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि। उसी प्रकार से देखो एक प्रधानमंत्री के जो होता है प्रधान आर्थिक सलाहकार होता है ना। तो प्रधान आर्थिक सलाहकार जो है उसका नाम है अनंत नागेश्वरन जो है ना प्रधान आर्थिक सलाहकार है। ठीक है। और इनके कार्यकाल में लगभग क्या पूरा 2 वर्ष की वृद्धि किया गया है। प्रधान आर्थिक सलाहकार कौन है? अनंत नागेश्वरन। और इसके कार्यकाल में कितने वर्ष की वृद्धि हुई है? 2 वर्ष की वृद्धि हुई है ना। तो यहाँ से ये बात याद रखना है, 2 वर्ष की वृद्धि हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 26 में है मारुति सुजुकी के MD एंड CEO। मारुति सुजुकी के MD एंड CEO कौन है? हिसाशी ताकेउची। इसके भी कार्यकाल में 3 वर्ष की वृद्धि हुआ है ना। तो ये भी याद रखना है कि मारुति सुजुकी के MD एंड CEO कौन है? हिसाशी ताकेउची। और इनका कार्यकाल में 3 वर्ष की वृद्धि हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 27 जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? अभी बने हैं नया में, ज्ञानेश कुमार बने हैं। ज्ञानेश कुमार याद रखेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? ज्ञानेश कुमार। और ये जो बने हैं ना, ये 26वें चुनाव आयुक्त बने हैं, 26वें, है ना। 26वें चुनाव आयुक्त बने हैं कौन? ज्ञानेश कुमार। बढ़िया है। देखिए भारत के जो चुनाव आयोग होता है ना, इसका वर्णन कहाँ पे है? 324 से 330 में है आर्टिकल में, है ना। और यहाँ पे याद रखना है आपको ना कि भारत का जो चुनाव आयुक्त होता है उसमें कुल मिला के 3 सदस्य होता है, 3 सदस्यीय समिति है ये चुनाव आयोग, है ना। तो ध्यान रखेंगे इसमें एक जो होता है ना वो होता है अध्यक्ष, एक होता है कौन? अध्यक्ष, है ना, जिसको बोलते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त,
है ना, जो बने हैं अभी कौन, ज्ञानेश कुमार, और 2 गो अन्य सदस्य होता है। तो 2 में से एगो जो नया है वो एगो न्यू है, मतलब कि अभी जो नया है वो, जिसका नाम है क्या, विवेक जोशी। इसका नाम क्या है, विवेक जोशी नया है, और वो जो पहले से था उसका नाम है सुखविंदर सिंह संधू। तो ध्यान में रखेंगे चुनाव आयुक्त में 2 गो नया है, कौन कौन, एगो ज्ञानेश कुमार, एगो विवेक जोशी। और क्वेश्चन नंबर 28 में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब जानता है ना, आप भी जानते होंगे, शायद कहीं ना कहीं पढ़े होंगे। बीसीसीआई जो है ना अपना पुरस्कार देती है, और बीसीसीआई के पुरस्कार जो दिया गया है उसमें बोला गया है कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है। देखो, या तो रहेगा बीसीसीआई के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, या तो रहेगा सिक्के नायडू पुरस्कार। मतलब कि बीसीसीआई जो लाइफ टाइम अचीवमेंट देता है ना पुरस्कार, उसमें सिक्के नायडू पुरस्कार देता है ना। तो ये मिला है सचिन तेंदुलकर को। ये किसको मिला है, सचिन तेंदुलकर को मिला है बीसीसीआई के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड या सिक्के नायडू पुरस्कार, सचिन तेंदुलकर को। और उसी में बीसीसीआई जो है ना अपना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पुरस्कार दिया है, ये या इसी को बोलते हैं पॉली उमरीगर पुरस्कार, है ना। बीसीसीआई के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का पुरस्कार किसको दिया है, जसप्रीत बुमराह को दिया है। इसी को बोला जाता है पॉली उमरीगर पुरस्कार। तो ध्यान रखेंगे, पॉली उमरीगर रहे या बीसीसीआई के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का पुरस्कार रहे, दोनों मिला है किसको, जसप्रीत, दोनों नहीं एक ही है लेकिन नाम 2 अलग अलग है, जसप्रीत बुमराह को मिला है। उसी प्रकार से बीसीसीआई के महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर किसको मिला है, तो ये मिला है स्मृति मंधाना को, है ना। और उसी में रहेगा बीसीसीआई के पदार्पण वाला पुरस्कार किसको मिला है, ये मिला है सरफराज खान को। आपको पता होगा, याद होगा, टेस्ट में बढ़िया खेला था ये एक बार ऑस्ट्रेलिया में जाके शायद, हाँ। और इसी में बीसीसीआई के ही विशेष पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है, तो वो मिला है किसको, आर अश्विन को, है ना। आर अश्विन हाल अभी जो है ना क्रिकेट से संन्यास ले लिए हैं, तो ध्यान रखेंगे। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 28। और अब आइए 29 में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, यहाँ पे है 67 में ग्रेमी अवार्ड, तो ये जो 2025 में मिला है, मतलब कि ग्रेमी अवार्ड किसको किसको मिला है। तो देखो, ग्रेमी अवार्ड में जो है ना 2-3 क्वेश्चन याद रखिएगा, ज़्यादा पूछता नहीं है इसमें, याद हम नहीं बोलेंगे रट्टा मारने के लिए, है ना। 3 गो शुरू से इसमें याद रखना है। देखो, इसमें पहला है क्वेश्चन है रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, ग्रेमी पुरस्कार 2025 के रिकॉर्ड ऑफ द ईयर किसको मिला है, ये मिला है केंड्रिक लैमर को। किसको मिला है, केंड्रिक लैमर को मिला है। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर किसको मिला है, केंड्रिक लैमर को मिला है। काहेल मिला है, तो क्या किया है, तो ये काम किया है किसके लिए मिला है, नॉट लाइक अस। नॉट लाइक अस जो है इसमें काम किया है, इसके लिए मिला है। केंड्रिक लैमर को मिला है क्या, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर। तो ध्यान रखेंगे, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको, केंड्रिक लैमर को। और उसी में रहेगा सॉन्ग ऑफ द ईयर, इसको भी, इसका पुरस्कार भी इसी को मिला है, केंड्रिक लैमर को ही। तो सॉन्ग ऑफ द ईयर रहे या रिकॉर्ड ऑफ द ईयर रहे, दोनों मिला है किसको, केंड्रिक लैमर को ही मिला है ना। सॉन्ग ऑफ द ईयर और रिकॉर्ड ऑफ द ईयर। और एक और है एल्बम ऑफ द ईयर। एल्बम ऑफ द ईयर मिला है बियॉन्से को, और ये मिला है काउ बॉय कॉटर के लिए, काउ बॉय कॉटर के लिए मिला है बियॉन्से को। तो कम से कम 3 गो इसमें याद रखिएगा, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर और सॉन्ग ऑफ द ईयर हो गया कौन, केंड्रिक लैमर, और एल्बम ऑफ द ईयर बोलेगा तो बियॉन्से। एल्बम ऑफ द ईयर क्या हो गया, बियॉन्से। एल्बम में बियॉन्से है, बम में ज़्यादा रखिएगा बियॉन्से, है ना। और सॉन्ग हो गया और रिकॉर्ड हो गया, तो ये दोनों केंड्रिक लैमर गया है, केंड्रिक लैमर। और एगो इसमें चूंकि भारतीय है तो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए, स्टार लगा के लिखे हैं चंद्रिका टंडन, ये भारतीय मूल के मतलब कि महिला है चंद्रिका टंडन। ये जो है ना अपना एक एल्बम लिखी है त्रिवेणी। त्रिवेणी देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कोने में, त्रिवेणी। तो त्रिवेणी लिखा है, इसके लिए इसको पुरस्कार मिला है। कौन पुरस्कार मिला है, बेस्ट न्यू एज एम्बिएंट और चैंट एल्बम का पुरस्कार मिला है, इसको ध्यान रखेंगे। बेस्ट न्यू एज एम्बिएंट और चैंट एल्बम जो त्रिवेणी है, इसका पुरस्कार किसको मिला है, ये मिला है चंद्रिका टंडन को मिला है। तो ध्यान रखेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 29। और क्वेश्चन नंबर 30 में है बाफ्टा के बारे में, जिसका फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश एकेडमी फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स, है ना।
है ना। ब्रिटिश एकेडमी फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स, बाफ्टा इसको कहते हैं। बाफ्टा को जो पुरस्कार मिला है 2025 में, वो मिला है 78वां बाफ्टा पुरस्कार मिला है। और ध्यान रखेंगे, बाफ्टा में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है किसको? एड्रियन ब्रॉडी को मिला है। ये पिक्चर बनाया था एगो द ब्रूटलिस्ट, इसमें काम किया है हीरो के रूप में, अभिनेता के रूप में, इसलिए, है ना। तो बाफ्टा के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको मिला है? एड्रियन ब्रॉडी को मिला है द ब्रूटलिस्ट के लिए, है ना। बाफ्टा का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको? एड्रियन ब्रॉडी को। और वही रहेगा बाफ्टा का सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार, तो आप रखेंगे मिक्की मेडिसन को मिला है। एनोरा में काम की है, ये अमेरिका की लड़की है ना। अभिनेत्री का पुरस्कार किसको मिला है? मिक्की मेडिसन को। और उसी में रहेगा बाफ्टा के सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का पुरस्कार किसको मिला है? तो ये मिला है ब्रैडी कॉर्बेट को, है ना। हालांकि जल्दी डायरेक्टर के बारे में नहीं पूछता है ना, लेकिन याद रख लेंगे। लेकिन कम से कम अभिनेता हो गया, अभिनेत्री हो गया, और एक बार रखना फिल्म लास्ट में जो लिखल है ना। फिल्म का को मिला है कॉन्क्लेव को, है ना। एडवर्ड बर्जर इसका जो है राइटर है। तो ध्यान रखेंगे, बाफ्टा के सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है किसको? कॉन्क्लेव को। बाफ्टा के सर्वश्रेष्ठ फिल्म हो गया कौन? कॉन्क्लेव। अभिनेता एड्रियन ब्रॉडी और अभिनेत्री मिक्की मेडिसन। तो इस तरह से हो गया 30 क्वेश्चन, और बाकी बात आएगा अगले सीरीज में। थैंक यू।